और वापस चल के हम वापस देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिजनेस यूनिट्स दैट मेक्स अप अ बिजनेस। समझ आ गई? एक बिजनेस जिसमें जिसकी तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, उसे हम कहेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, वो पोर्टफोलियो होगी एक फाइल जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो बना रही है। ठीक हो गया जी? मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ आ गई होगी सब लोगों को, होपफुली। फिर आगे आएंगे, बाय ऑब्जर्विंग दिस पोर्टफोलियो। अच्छा, इस पोर्टफोलियो का भी फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि बाय ऑब्जर्विंग दिस पोर्टफोलियो एंड ईच बिजनेस यूनिट इंडिविजुअली, मैनेजर्स कैन टेक स्ट्रेटेजिक बिजनेस लेवल डिसीजंस फॉर द होल पोर्टफोलियो। ठीक है, इससे हम लोग पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के बारे में बिजनेस लेवल के डिसीजंस ले सकते हैं। ईच यूनिट विद इन द पोर्टफोलियो कैन बी ट्रीटेड एज वन एसेट। एक जो बिजनेस होगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा? आपका एसेट कहलाएगा। ठीक है, एसेट किसे कहते हैं? एसेट हर उस चीज को कहते हैं जो आपको फायदा दे रही हो, या जिसके अंदर ये पोटेंशियल हो कि वो फ्यूचर में आपको फायदा दे सकती है, उसको हम लोग कहते हैं एसेट। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, एसबीयू किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस बिजनेस यूनिट भी इसको कहते हैं, और इसको हम लोग एसबीयू भी कहते हैं। आखिर एसबीयू और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आर एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर मल्टी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों जिसमें एक प्रोडक्ट नहीं, जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे नेस्ले हो गया, जैसे आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, जैसे यूनिलीवर हो गया, वो एक प्रोडक्ट पे डील नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसी तरीके से बच्चों एक और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो मेडिकल फर्म्स होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये जितनी भी कंपनीज होंगी फार्मास्यूटिकल, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो जो है उन लोगों के लिए एसबीयूज को समझना और देखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो इन कंपनीज के मैंने आपको एग्जांपल्स दी। अब आगे चलेंगे। These business units are basically known as profit centers. They are focused towards a set of products and are responsible for each and every decision strategy to be taken for that particular set of प्रोडक्ट्स। ठीक है, एसपीयू जो है वो सेपरेटली बिजनेसेस होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक मुल्क में एक कंपनी जो है वो फॉर्म हुई है और उस कंपनी की ब्रांच किसी दूसरे मुल्क में भी है और एक एसबीयू के तौर पे काम कर रही है, तो उस मुल्क से रिलेटेड जितने डिसीजन होंगे वो वही कंपनी यानी कि उसी मुल्क की वही ब्रांच लेगी। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस यूनिट्स कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स आपको एक दो देता हूँ जिससे हम लोग इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे जी। एग्जांपल कौन सी होगी? ये जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉक्टर गैम्बल और एलजी की एग्जांपल ली है। प्रॉक्टर गैम्बल में, एलजी में, और इसके अलावा एक दो कंपनीज और भी हैं, वो भी हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एलजी की एग्जांपल कि एलजी के अंदर माइट हैव अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन टेलीविजन कैटेगरी। तो टेलीविजन कैटेगरी के अंदर वो उनकी एक प्रोडक्ट नहीं होगी, उनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जब हम लोग बना रहे होते हैं तो फिर वैरायटी का मतलब होता है कि अगर सिर्फ टेलीविजन है तो सिर्फ टेलीविजन के अंदर उनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। चूंकि टेलीविजन के अंदर ही इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो एक आपका एसबीयू कहलाएगा। उसके अलावा अगर दूसरी कैटेगरीज होंगी तो उसका अलग से एसबीयू होगा। जैसे कि एलजी जो है वो सिर्फ टेलीविजन की, टीवी की और एलईडीज वगैरह की प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा होता, और भी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो उसकी एक अलग जो है वो एस बी ओ कहलाएगी। दस, टू ट्रैक द इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट रिटर्न दे मे क्लासीफाई द कैटेगरीज इनटू एस बी ओ। तो फिर क्या करते हैं, वो जितनी कैटेगरीज होंगी उन सारी की सारी कैटेगरीज को एक एस बी ओ बनाएंगे। ठीक है, चूंकि वो एक एस बी ओ ए कैटेगरी होगी, एक और एस बी उसका नाम बी रख दिया, एक और एस बी उसका सी नाम रख दिया, तो सी कैटेगरीज बन गई। तो इससे क्या होगा कि ये हर एक कैटेगरी का हम लोग देख लेंगे कि इस पे हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, और उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट का हम लोगों को क्या रिटर्न मिला।
ठीक है। इसको एक और इसका बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं ROI। ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। ये रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं, अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरमायाकारी करना। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है आपने कुछ सरमाया लगाया किसी बिजनेस में, और जब आपने बिजनेस लगाया तो इसलिए लगाया कि इस बिजनेस का आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट से मुराद उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। ठीक है जी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमने कितने पैसे लगाए और उसका हम लोगों को क्या रिटर्न मिला। अगर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कम होता है तो हमें लॉस होता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होता है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कम हो जाए तो हमें कहता है कि हमें लगता है कि हमने लॉस में से आ गए। तो हमने 3 लाख रुपए लगाया किसी जगह पे, और 3 लाख रुपए लगाने के बाद हमें महसूस हुआ, और जब हम लोगों को रिटर्न मिला एट द एंड, तो हम लोगों को मिला 2,80,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कहाँ पे होगा, जब 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया और हम लोगों को 3,80,000 रुपए जो है वो हम लोगों को उसका रिटर्न मिला। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इस 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे 80,000 रुपये का रिटर्न मिला। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न ROI जो है वो निकाला करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है जो अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ परफॉर्मेंस मेजर used to evaluate the efficiency of an investment or compare the efficiency of number of different investments। ठीक हो गया। क्या मतलब, आपने A प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, आपने B प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, आपने C में इन्वेस्ट किया। इस का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपका ROI क्या निकला, इसका ROI क्या निकला, और इसका ROI क्या निकला। इससे हमें ये क्या पता चलेगा कि ये वाला बिजनेस हमें ज्यादा फायदा दे रहा है, ये वाला बिजनेस हमें जरा कम फायदा दे रहा है, ये वाला बिजनेस फायदा नहीं नुकसान दे रहा है, तो इसलिए इस बिजनेस के साथ कंटिन्यू करना जो है वो छोड़ देना है। इस बिजनेस के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे ताकि ये भी इतना ही प्रॉफिट दे जितना ये दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमें ये बिजनेस ज्यादा फायदा दे रहा है, ये कम फायदा दे रहा है, और ये बिल्कुल फायदा नहीं दे रहा, जो बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रहा बेटा, वो हम लोगों ने क्या करना है, उसके साथ हमने ताल्लुकात खत्म कर देने हैं। इसी तरीके से इसी अमल को, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा SBU आपके लिए फायदामंद है, कौन सा SBU आपके लिए फायदामंद है नहीं है, और कौन सा ऐसा SBU है जो आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे रहा है। तो हर वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जान छुड़ानी है। चाहे वो आपकी अपनी प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि अगर नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर है तो उस कस्टमर को छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर अपना मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो हम लोग पुट करें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम लोगों ने अब आगे क्या करना है, आगे हमारा अगला काम क्या है कि हम लोगों ने कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को सही तरीके से समझ आ गए तो हम लोगों ने प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोगों ने कंपनी का मिशन डिसाइड करना है। व्हाट इज द मिशन ऑफ अ कंपनी। तो मिशन जो होता है कंपनी का, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। कंपनी के मिशन का मतलब होता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में मौजूद है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का रीजन जो है वो उसका मिशन होता है। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई क्यों है। ठीक हो गया। आपने क्यों बनाई, आप कौन से कस्टमर्स को सर्व करेंगे, आपकी कौन सी मार्केट है, कौन सी प्रोडक्ट देंगे, कौन सा लेवल देंगे, कौन सी आपने परसीव्ड वैल्यू जो है वो अपने माइंड में परसीव की हुई है, कौन सी वैल्यू आपने परसीव की हुई है, कौन सी एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स के अपने माइंड में परसीव करके आप प्रोडक्ट बनाने के लिए जा रहे हो। ठीक है। किन किन लोगों के लिए प्रोडक्ट है, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो आम जनरल पब्लिक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमारी
रीज़न में आ जाती हैं कि आखिर हमारी कंपनी बनी क्यों है। ठीक है, इसकी डिटेल जो है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।